नमस्कार, मैं अश्विनी आप सभी का इस पॉडकास्ट प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेके आई हूँ। ASP फिल्म एंटरप्राइज अपने YouTube चैनल पे एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अपने मन की बात और कुछ पुरानी यादें। यहाँ हर नए एपिसोड में आपको एक नया अनुभव प्राप्त होगा। इसमें हमारे फिल्म इंडस्ट्री और सामाजिक क्षेत्र के मान्यवर उपस्थित होंगे जिनकी पुरानी यादों को हम ताज़ा करेंगे और जिससे हमारी आज की जनरेशन को एक नई प्रेरणा मिलेगी। तो आज के हमारे गेस्ट हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा डॉक्टर संजय राज गौरीनंदन जी, और इनसे सवाल करेंगे हमारे दो जाबाज एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मिस्टर प्री अभय कुमार जी और डायरेक्टर मिस्टर निखिल जी। अपने मन की बात, कुछ पुरानी यादें। हम लोग अभी डॉक्टर संजय सर से बात कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले सर सवाल आपसे ये है कि बचपन की बातें हम जानना चाहते हैं, कैसे इस लाइन में आना हुआ, क्योंकि म्यूज़िक एक नॉन ग्लैमरस लाइन है। हर कोई एक्टर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है। तो म्यूज़िक डायरेक्टर का सफ़र कैसे शुरू हुआ? वैसे सफ़र इन द सेंस कि मेरे घर में पूरा रिदम, जो मेरे फादर अन्ना जी धामणकर, उनके हाथ में पूरा रिदम था, तो हम बचपन से रिदम के साथ खेलते आए हुए हैं हम लोग। तो ये करते करते तो हम लोग सारे घर पर रिदम ही सी थे, और अभी रिदम सब लोग रिदम घर पे हैं, तो मैंने सोचा हम कुछ अलग किया जाए। तो फिर थोड़ा सा म्यूज़िक डायरेक्शन में थोड़ा सा मेरी रुचि थी कि कुछ अलग करने की, तो मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। नहीं, घर में रिदमिस्ट थे इसलिए तुम म्यूजिक डायरेक्टर बने। तो ऐसा नहीं लगा कि मैं एक्टर बनूं? एक्टर ऐसा नहीं लगा कि मैं डायरेक्टर बनूं? म्यूजिक इंडस्ट्री से ही क्यों? क्योंकि म्यूजिक मेरे घर पे मतलब पहले से था। मेरे दादा जी थे, वो भी म्यूजिक में बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे। मैं तो उसके बाद मेरे फादर जो एज ए रिदमिस्ट, बस हम लोग का ये म्यूजिकली घराना है, तो इसलिए ये परंपरा जैसे उन्होंने रखी वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर, म्यूज़िक बनाना और म्यूज़िक कंपोज करना, इसमें कितना डिफरेंट है? म्यूज़िक एक क्रिएट करना, एक कंपोज करना, क्योंकि पूरा टेक्निकल टर्म एक हो जाता है। हम एक इंस्ट्रूमेंट जानते हैं, फिर उसके बाद कैसे कौन सा बीट, गिटार है तो 4 सेकंड ही बचेगा। तो सबसे पहले वो गाना आता है, गाने के बाद कंपोजिशन, गाना कंपोज करते हैं। फिर हम जैसे आजकल प्रोग्रामर बने हुए हर जगह पे, तो वो प्रोग्रामर के साथ बैठ के हम गाना सुनाते हैं उनको। तो फिर इसके साथ म्यूज़िक कैसे जाएगा, क्या जाएगा, उसके ऊपर डिस्कस होता है। फिर वो म्यूज़िक एक बेसिक बनाते हैं, फिर बाद में हम जो लाइव म्यूज़िक होता है वो उसको डब करते हैं। इस प्रकार का म्यूज़िक का आजकल थ्योरी चल रही है। सर, साउंड में सर बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है कि एक कंपोज़र है, एक रिकॉर्ड करने वाले लोग हैं, एक म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा जानकारी आम पब्लिक को आप बताओ। ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्योंकि हमेशा सिंगर ही लोगों के सामने आता है। करेक्ट सर। जैसे मैंने कई गाने किए, लेकिन लोगों को पता नहीं कि भाई ये गाने संजय राज गौरीनंदन ने किए हुए हैं। तो फिर बाद में जब मुझे देखते थे, अरे सर आपने किए, तो ये फ़र्क पड़ता है। तो यही सारा फ़र्क लोगों को पता चलना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि सब दर्शकों को ये कहूँगा कि आप जैसे गाना सुनते हैं, तो उस गाने के पीछे जिसने मेहनत की है, एक राइटर है, एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, तो इनका भी थोड़ा सा आप ध्यान करिए था, तो उस भजन या मंत्र जो भी गाना सुनेंगे उसका वो एक अलग इम्पैक्ट होगा, उनको भी आशीर्वाद मिलेगा हमारे जैसे को। संजय जी, अनूप जलोटा जी, सुरेश वाडकर जी, आशा भोसले जी, अनुराधा जी, ऐसे दिग्गज गायकों के साथ आपने गाने बनवाए। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम भी प्लेबैक सिंगर बने? मैं तो बन चुका हूँ, मैंने मराठी फिल्मों में गाया है। और लेकिन एक जो गवाने का मज़ा है ना, वो अलग होता है। एक झलक, एक लाइन, कौन सी? जो गाना गाया आपने, जो आपने एज अ सिंगर गाया है। अभी वो मराठी गाना भी याद तुरंत नहीं आएगा मुझे। एक लाइन, काफ़ी टाइम हो गया। पब्लिक की डिमांड, एक लाइन। नहीं, आगे चलिए मैं गाऊंगा। हाँ, ज़रूर। अनुभव कैसे रहा इन लोग के साथ काम करने का? जैसे आशा भोसले जी हुआ या अनुराधा जी पौडवाल,
या सुरेश वाडकर जी, वो तो आपके अनूप जलोटा जी या सुरेश वाडकर जी तो आपके गुरुवर ही है, हाँ, तो इनके साथ जो काम करने का एक एक्सपीरियंस है वो बताइए। वर्सेटाइल बड़े बड़े सिंगरों के साथ काम करना मतलब एक अलग अनुभव हाँ, है। आपकी तो लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है एक्चुअली। शायद आपने तो देखी होगी, और मैं इनके बारे में क्या बोलना, ये इतने महान महानायक लोग हैं। अमिताभ बच्चन जी के साथ भी आपने गाना गवाया है, अमिताभ बच्चन जी को, तो सिद्धि विनायक का। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतने बड़े लोग हैं और वो जानते हैं कि जिनका काम अच्छा है उनके साथ कैसे काम करना है, और वो हमको सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं। और सबके साथ अलग अलग अनुभव हैं, आशा जी के साथ, सुरेश जी के, अनूप जी के साथ। अभी आने वाले कुछ गाने हैं, जैसे उषा उत्तम जी के साथ भी गाने आ रहे हैं, शंकर महादेवन के साथ वो तो काफ़ी गाने हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिंगरों के साथ अलग अलग एक जैसे गाने बनते हैं वैसे उन लोगों का एक एटीट्यूड होता है, या जैसे उनका स्वभाव वो पता चल जाता है, वो काम बन जाता है। मार्केट में आपके 6000 गाने बज रहे हैं, बराबर, तो आपको कैसा लग रहा है आज? एक प्राउड फील होता है ना कि क्या 6000 गाने बोले तो बहुत लंबा सफ़र है वो, उसके बारे में बताओ कि कैसा लग रहा है कि नहीं मुझे और आगे बढ़ना है? बढ़ना तो है, लेकिन घर चलाने के लिए जो चीज़ होती है उसमें 6000 के ऊपर गाने हो गए, मुझे प्राउड फील होता है। और प्राउड इसलिए फील होता है कि जो मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई बहन हैं, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, इनका जो सहयोग है उसके वजह से आज ये बन पाया हूँ। अदरवाइज आप तो समझ रहे हैं क्या स्थिति है। नहीं, आज की जनरेशन जो है ना कि जैसे इंस्टा में रील वगैरह बनाना, ये सब, तो इनको लगता है गाना बनाना मतलब इतना आसान है कि कोई भी उठ के गाना बना सकता है। तो आपको लगता है ये सब चीज़ आसान है? ज़रा बताओ। क्या होता है कि गाना बनाना मतलब एक म्यूजिक खड़ा करना, गाना बनाना, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत लोगों की। डेफिनेटली। मैंने अभी परसों एक प्रोग्राम में कहा कि गाना जब हम बनाते हैं तो जैसे अब एक बच्चे को पैदा करते हैं वैसी वाली कहानी होती है। वो आजकल लीगल जो भी बच्चे होते हैं वो तो वो दिखाई देते हैं मार्केट में, बाकी का तो पता ही नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी गाना कोई भी बनता है ना, तो वो उसके लिए अंदर से वो एक खून, क्या उसको बोलते हैं, जैसे माँ जब बच्चे को कैसे पैदा करते उस टाइम जो तकलीफ होती है ना, वैसे दर्द होता है, लेकिन ये मीठा दर्द होता है, वो भी मीठा दर्द है। मराठी के आपके एक दो गाने जो है बहुत फेमस है। एक गणपति का है, गणपति राया पड़ते मी पाया, बराबर, हाँ। जो हर गणेशोत्सव में बजता है महाराष्ट्र में। और एक है ओम गण गणपते नमः। तो सबसे पहले हम इनका अभिनंदन करते हैं कि ये दो गाने इनके लाइफ टाइम, जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक ये गाने बजते ही रहेंगे, आगे भी बजते रहेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो आपको कैसा लगता है ये दो गाने जब बजते, जब आप जाते हो कहीं मंदिर में और जब ये गाने बजते तो आपको क्या लगता है? मुझे इसके खुशी बारे लगती में, जैसे लालबाग के राजा में जाते मुझे तो खुशी होती है, पर इससे ज़्यादा कि मुझे जो लोग जानते हैं वो जब जाते हैं तो उसके बाद वो फ़ोन करते हैं, उसकी बड़ी खुशी होती है, यार तेरा गाना सुना। इसमें बहुत आनंद होता है। और सबसे कि मेरे गुरु लोग ही मुझे कहते हैं, अरे तेरा वो गाना बहुत अच्छा चल रहा है, तो इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है। और आप जैसे दोस्त वो भी बोलते हैं कि तो साथ है ही है कि खुशी मतलब खुशी को बयां करते हैं आप लोग, तो बहुत आनंद होता है। सर आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, तो उसके बारे में आप सर बताओ, कैसे मतलब इतना बड़ा डॉक्टरेट एक्चुअली हाँ। बहुत टाइम पहले, मतलब कुछ लोग मेरे दोस्त यार लोग हैं वो कहते थे कि यार डॉक्टरेट आपको मिलना चाहिए। अच्छा। और उसमें से विजय कालो से करके उन्होंने बहुत मेरे लिए सोचा। और मेरे गाइड्स तो दो लोग थे, सुरेश वाडकर जी, अनूप जलोटा जी, तो उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। और एक दिन मुझे मैसेज आया कि सर आपको डॉक्टरेट मिल रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे डॉक्टरेट मिल रहा है। मैंने घर पे बताओ कि नहीं बताओ, मुझे डर लगने लगा कि भाई ये कहीं झूठ तो नहीं। अपने दोस्तों को पता, तो मैंने पहले अपने दोस्तों को बताया कि मैं लूँ कि नहीं लूँ। जो मेरे दोस्त हैं अभय कुमार जी और विजय
कदम जी, मैं उनको पता है कि मैं जी, लूँ कि जी, नहीं जी। लूँ, याद है? हाँ तो ये बोले अरे लेना चाहिए तेरे को। तब मैंने वो मेरा ग्रुप बना हुआ घर का, तो उसमें मैंने डाल दिया कि मुझे डॉक्टर, मतलब मेरे भाई भी सरप्राइज, ये कैसे हो गया? नहीं हम साक्षीदार हैं उसके, जब लिया तब के फोटो हमारे पास है अभी तक। तो ऐसी कहानी है और मज़ा आया। फिर मिला मुझे स्वयं अनुप जी के हाथों से मिला। वो दिल्ली में जो हुआ वो अलग था, लेकिन यहाँ पे हमारे दोस्त यार लोग थे, मज़ा आया। कहाँ से कैसे ये फ्रांस के यूनेस्को यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ये अवार्ड मुझे मिला। बहुत सारे लोगों को मिला, उसमें मैं भी हूँ। और अभी उम्मीद है पद्मश्री की, तो वो ज़रूर होगी। जरूर मिलेगा। उसके लिए क्या चल रहा है आपका, आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि तो सबसे पहले मेरे पद्मश्री को छूना है? ये संघ का एक जो फिल्म है, हमारी संघ की जो फिल्म है, डॉक्टर केशवराव हेडगेवार, अगर वो आने के बाद तो लोगों को पता ही चलेगा कि ये संघ का आदमी है और कितना स्पिरिचुअली जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है लोग आशीर्वाद देंगे। सर आपको पंडित की भी उपाधि मिली, तो उसके बारे में आप सर बताओ थोड़ा। ये मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सिद्धि विनायक महाराज और कई मंदिरों में मैंने सेवाएं दी है। तो इनमें से हमारे नासिक के मठाधिपति श्री अण्णा स्वामी महाराज, उन्होंने मेरे जो ये संगीत यात्रा को 30 साल पूरे हुए, इसलिए उन्होंने मुझे ये पंडित, और काम भी मेरा इतना देखा उन्होंने, तो उनको लगा कि हमारी तरफ से कुछ देना चाहिए, तो ये मुझे अवार्ड उन्होंने दिया है। वो भी मेरे सुरेश वाडकर जी के हाथ से, हमारे गुरु जी के हाथ से। संजय, आपने लता मंगेशकर जी के साथ कभी काम हुआ नहीं है आपका? मतलब कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि आप लता मंगेशकर दीदी के साथ कोई गाना किया है? क्यों, मतलब कहाँ, मतलब ये क्या हुआ? मतलब ऐसा उनके घर में तो आपको मौका मिला नहीं, या आपने वैसे भी है, लेकिन उनके घर में हृदयनाथ मंगेशकर वगैरह ये सब तो आपको घर के रिलेशन में है, मतलब समझो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके घर से तो उषा मंगेशकर जी ने तो गाया है, आशा जी ने गाया है, सिर्फ लता जी थी। लेकिन पता नहीं, हो सकता है, अब ये नहीं मुझे पता कि उनके नसीब में मैं था या वो मेरे नसीब में थे। शायद क्योंकि ईश्वर ने, मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि ईश्वर ने सबको सब टाइम दिया हुआ है, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ। अगर उनके लिस्ट में मेरा नाम आ जाता तो मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता, बिल्कुल। लेकिन नहीं हुआ, ईश्वर की मर्जी नहीं होगी। आजकल आपके रोमांटिक सॉन्ग भी बहुत आ रहे हैं, मराठी फिल्म भी आपकी रिलीज हुई है अभी फिलहाल, मेरे ख्याल से आप बता रहे थे लई झकास। हाँ, और भी एक फिल्म आ रही है हेगडेवार ना, डॉक्टर हेगडेवार। तो क्या मतलब इस सब फिल्म को लेके अब इन भक्ति संगीत से थोड़ा ट्रैक चेंज करने का इरादा है? मतलब मेरे तो काफ़ी अनगिनत रोमांटिक गाने हैं, और मेरा एक पंजाबी गाना बहुत अच्छा चला, कौन सा, टी सीरीज में एक आया था, सैड रोमांटिक पंजाबी गाना था, तो वो भी चला, अच्छा चल रहा है। वीनस के मालिक जो थे चंपक लाल जी, चंपक जैन, हाँ चंपक जैन, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे थे? बहुत अच्छे थे, मतलब एक होता है ना घर का। तो उनके जाने के बाद आपको कैसा लग रहा, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बैकफुट में? देखिए, मैं भले संगीतकार गायक जो भी हूँ, पर मैं हमेशा प्रोड्यूसर के लिए सोचता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि प्रोड्यूसर जिंदा है तो हम सब जिंदा है। अगर हम प्रोड्यूसर को एक ही झटके में ख़त्म कर देंगे तो फिर बाकी, तो ये बात जो है वो चंपक जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और मैं बोलता भी हूँ, तो वो मुझे हमेशा बहुत प्यार करते थे। हमने एक गाना किया था तभी वो स्टूडियो में आए विनोद रोटी जी के। बिल्कुल जी। तो ऐसी केमिस्ट्री थी, आज भी मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि वो एक ही बंदे ऐसे थे कि संजय राज को कोई भी गाना आएगा तो उसको मना नहीं करना है, लेना ही लेना है उसको। सर आपके पसंद का कौन सा जॉनर है म्यूजिक में? रोमांटिक, भजन, सैड सॉन्ग, या जो आप हमेशा सुन सकते हो, या रिमिक्स जो चल रही है, या फिर आज की जनरेशन में जो चल रहा है?
नहीं मतलब मेरे लिए या लोगों के लिए? आपके लिए आपको क्या लगता है कि किस टाइप का गाना होना चाहिए? डेफिनेटली आज की जनरेशन को जो मतलब बच्चे हैं उनको अगर पसंद आए वो गाने करनी चाहिए, इसीलिए वो करनी चाहिए क्योंकि वो यूथ जो है वो आगे लेके जाता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ओल्ड इज गोल्ड, जो ओल्ड है उनको लाए कि नए जनरेशन को दिखाए कि ये देखो ये होते हैं गाने? तो इसीलिए तो चल रहा है ना आजकल। आज के गाने क्या 2 दिन बजते तीसरे दिन गायब, लेकिन पुराने जो है वो आज भी बज रहे, तो आपको क्या बिल्कुल लगता है? बिल्कुल, वो इसीलिए तो आजकल ये नया तरीका निकला है कि पुराने गानों को एक नए स्टाइल से प्रेजेंट करना। यही तो बात है ना। सर एक सवाल और पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आज के म्यूजिक डायरेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो ऐसे म्यूजिक कंपोज करे जो रील्स के लिए बहुत ज़्यादा ये रहे? हाँ आजकल हाँ। काफ़ी मैंने, क्योंकि अभी जस्ट मैं एग्रीमेंट पढ़ रहा था अच्छा टाइम्स म्यूजिक का, तो उसमें भी सब रील वील सब है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये तो फॉर्मेलिटीज है, वैसे भी जैसे आप देंगे वैसे लोग एक्सेप्ट। लेकिन सर जो पुरानी म्यूजिक में था कि काफ़ी दिनों तक मतलब सालों तक सुना जा रहा, अगर आज का देखो तो आज की म्यूजिक जो है 2 महीना 3 महीना जब तक मार्केटिंग चल रही है उसके बाद फिर वो डब्बे में चले जाती है, कोई नहीं सुन रहा है उसको। जो आज की जनरेशन वो भी नहीं, उनको नया चाहिए, नया ये चाहिए। तो इतनी फास्ट नहीं, उसका रीज़न ये है कि वो इतनी फास्ट हो जाती है ना कि जैसे आजकल बर्गर खाया जाता है, हाँ, बड़ा पाव खाया जाता है, हाँ, वो पिज़्ज़ा बर्गर। हाँ पिज़्ज़ा बर्गर। तो वो कहानी ऐसी है ना कि लोगों को अलग अलग चाहिए, अलग अलग चाहिए। आप देखिए ना आज वो जो भी गाने आज पुराने गाने को नए इसमें दे रहे लोग सुन रहे हैं, आज बच्चे भी सुन रहे हैं, ऐसा है। नहीं मतलब एक मोहम्मद रफ़ी का काल था या मोहम्मद अजीज 90 का 80 का जो ज़माना था और आज का ज़माना, क्या लगता है वो 90-80 का ज़माना वापस लाना चाहिए या जो आज का है इसको आगे लेके जाना चाहिए? आपके हिसाब में, आपके दिमाग में क्या है? मुझे लगता है जो अभी चल रहा है उसको आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मेरे फादर के ज़माने में जो गाने थे वो हम लोग सुन रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे बच्चे सुनेंगे उसको, लेकिन सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में। आज आर.डी. बर्मन को आज सुन रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं। उन्होंने म्यूज़िक ही ऐसा किया कि वो लॉन्ग लाइफ चलेगा म्यूज़िक। ऐसा नहीं आर.डी. नहीं, लक्ष्मी जी की भी चल रहा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और हमारे बॉस है वो, तो ऐसा ही है। और मेरे म्यूज़िक में तो उनकी ही झलक है सारी। आगे क्या प्लान चल रहा है आपका म्यूजिक को लेके? किस टाइप के गाने बनाना सोच रहे कि इस टाइप के गाने अभी बनाऊंगा मैं, अभी मेरा प्लान चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? सूफी स्टाइल आजकल काफ़ी चल रही है, और रोमांटिक गाने जितने आप दो उतने लोगों के लिए अच्छे हैं। अच्छे कंसेप्ट दो, अच्छा सब्जेक्ट दो, अपना सा लगने वाला कुछ बात प्रेजेंट करो, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर आपके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर जिनकी म्यूजिक आपको बहुत पसंद है? पुराने में नए में? पुराने नए कोई भी। मेरे तो मैं जिनको मानता हूँ आइडल मानता हूँ, सबसे पहले मदन मोहन जी हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो है ही है, और सलील चौधरी हैं, जयदेव जी हैं, ऐसे दिग्गज जो जिससे हमको सीखने को मिलता है, ऐसे लोगों को मानता हूँ। वो अलग बात है कि एक गाने से दूसरे गाने में जाना चोरी करके, वो चोरी मैं तो चोरी ही बोलता हूँ, क्योंकि वो प्रोड्यूसर लोग, कुछ आज के प्रोड्यूसर लोग नहीं सर हमको ऐसा ही चाहिए। सही बात है। तो सारा म्यूजिक डायरेक्टर मरता ना क्या ना करता वाली कहानी है, तो वो करना पड़ता है। तो बस अपना। आप म्यूजिक इंडस्ट्री से खुश हो? क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में जो आमदनी है वो क्या लगता है आपको आज की तारीख में? क्योंकि बहुत म्यूजिशियन निकल रहे हैं, हर कोई उठ रहा है मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो आपको क्या लगता है? आपकी बात एकदम सही है कि कोई भी आता है म्यूजिक डायरेक्शन शुरू कर रहा है, कोई 20,000-30,000 में भी गाने बना रहा है, लेकिन तो आपको क्या लगता है ये सही है? आप देखिए ना उनका लाइव देखिए, जो ये आप जो अभी प्राइस बता रहे हैं उनकी लाइव देखिए, और जो बड़ा काम करे उस गाने की लाइव देखिए, यही तो फर्क है। सही है। तो सबको यही कहता हूँ, हर प्रोड्यूसर को मैं कहना चाहूँगा कि आप छोटे से बजट के लिए या पैसे के लिए गाना खराब मत करो। जो भी आप म्यूजिक डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, जैसे उसको चाहिए रिक्वायरमेंट है वैसी पूरी करो, या तो फिर गाना ही मत करो।
ये मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ आप सबको। और कुछ नए जनरेशन को क्या जवाब सब आप जो नए बच्चे गाइड आ करोगे, रहे हैं, जो नए बच्चे म्यूजिक हैं। इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जैसे सारे गम वगैरह ये सब इंडियन आइडल वगैरह इसमें से निकल रहे हैं, तो आप इनको क्या मैसेज दे रहे हो? अरे इनके पास मैसेज देने जैसा है नहीं, इतना कुछ उनके पास है, तो हम हमारे मैसेज भी सुनेंगे भी नहीं वो लोग। क्योंकि लेकिन क्या आपने है- पूछा तो मैं जवाब जरूर नहीं दूंगा। क्या है ना कि कोई बच्चे क्या होता है ना, मम्मी पापा ने बोल दिया चलो बेटा गाना सीखने जाओ, इंडियन आइडल में जा रहा है, अब वो बच्चा सोच रहा है मैं भी टीवी पे दिखूंगा, वो टीवी पे दिखेगा इसके लिए जा रहा है या उसको आगे कुछ बनना है, ये भी तो है ना। नहीं, लेकिन टीवी में दिखने वाले लोग ये लॉन्ग लाइफ चलते हैं ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, क्योंकि इसके विनर कहाँ गुम हो गए। आज आप वो तो देखिए ना पहले कितना- बात है ना, वो तो बहुत सारे बहुत ऐसे सारे हैं हैं। कि जो आए और कभी चले गए, कभी पता चले। नहीं लगा। ये ऐसा ही है, इसलिए वो सब ख्याली फुला हुआ है। तो वो चीज़ें को इतना ध्यान मत दो, आप अपनी अभी मेहनत आप करो। कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई नया गाना बना रहे तो एक दो धुन सुना दो। मैं वैसे वो कैसे सुनाऊंगा जो नया कर रहा हूँ। कुछ तो लाइन भाई गाओ अपने मुंह से, भाई पब्लिक देख रही है आपको। मैं गाने जो मेरे फेमस है वो तो गाऊंगा, जो सिद्धि क्योंकि विनायक। आपकी प्रेरणा लेके आगे बढ़ने वाले सब। तो मेरा तो वो फेमस तो है ही ना, ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वाह क्या बात है, ये तो सालों साल चलेगा जब तक दुनिया है तब तक ये गाना चलेगा। तो चलेगा ही, सवाल ही नहीं। सर कैसा फील लगता है, लोग उठे और अपने दिन की शुरुआत आपके गाने से कर रहे हैं, आपके भजन से कर रहे हैं, तो वो नहीं, बहुत खुशी होती है मुझे जब मुझे कई लोग मिलते हैं, सर आपने किया है, तो वो झुक के जो नमस्कार करते हैं इतना भर के आता है कि बाप रे। सही बात है। तो ऐसा है, और काम चल रहा है, अनगिनत काम चल रहा है। अभी मैंने एक मराठी गज़ल की है जो सुरेश वाडकर जी ने गाई है, बहुत खूबसूरत गज़ल है, क्योंकि मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, बट क्या होता है कि हमारे मराठी लोगों को भी मराठी हजम करने की क्षमता नहीं है। गाना, मैं गाने की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन अभी सुरेश जी ने मुझे पूछा कि यार तुम ये गाना क्यों कर रहा है, मैंने कहा मैं मेरे लिए अपने लिए कर रहा हूँ। उस गाने के बोल है और बड़ा विचित्र मतलब उसकी कंपोजिशन नहीं है, लेकिन उसका जो टेम्पो है वो थोड़ा हटकर है, मतलब रूपक से लेके दादरा में है। मैं एक झलक सुनाता हूँ। नजरे नजीव घेते जालिम वार करते, डोळे कट्यार आहे, डडडा डडा डिडा, मतलब ये रूपक में है। फिर वो दादरा में जाता है, तो आप अभी आने के बाद उसको सुनिएगा, क्योंकि मैं अभी उसका पोल खोल दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल सर। तो सर ये तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि बिल्कुल, मराठी बिल्कुल। में आप गज़ल को आप लिख रहे हो हाँ। या आप कंपोज कर रहे हो, कर रहे ये क्योंकि ये जनरली उर्दू है, उर्दू सब्जेक्ट है या उर्दू लैंग्वेज में लोग नहीं, हमारे ज़्यादा मराठी ये में भी करते है ना, हमारे ये गज़ल हमारे मित्र हैं सागर पवार जी, उन्होंने लिखी है। और सुरेश जी का क्या कहना है, वो तो सर कुछ कविताओं पे, मराठी कविताओं को भी कुछ संगीतबद्ध कर रहे हो आप, कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मराठी ऑडियंस का इतना ध्यान नहीं होता है जितना हिंदी में। हम लोग कुछ भी गाना करते तो कम से कम हिंदी में 50 लोग देखेंगे तो मराठी के गाने में 5 लोग ही नज़र आएंगे। तो ये बहुत फ़र्क है, इसलिए कभी कभी लगता है इंटरनेशनल काम करो जो हिंदी का है। सर ये शिकायत मैंने लता मंगेशकर जी की मुंह से भी सुना कि मराठी लोग उतने ज़्यादा अपने मराठी गानों को उतना वेटेज नहीं दे सर रहे। मैं क्या करता हूँ कि मराठी लोग जो भी आता है हमारे पास प्रोड्यूसर, सबसे पहले वो टैग लेके सर हमारे पास बजट नहीं। अच्छा, तो फिर ऐसे लोगों बोलते फिर बजट नहीं, तो फिर करते क्यों हो आप लोग? या तो आप उसका तरीका चेंज करो, आपको आपकी जो बातों का है ना वो तरीका चेंज करो। मैं सबको मैसेज दे रहा हूँ मराठी प्रोड्यूसर को कि ये जो लाइन है हमारे पास बजट नहीं है, हम आए हैं, ये बिल्कुल ना, कुछ नया सोचिए। सामने वाले को कन्विंस करना है तो आप नया सोच के बात करिए, ये कहना चाह रहा हूँ। तो बजट नहीं होगा तो आप हेल्प नहीं करोगे? मैंने किया है, वो हेल्प करके भी क्या हुआ है मेरा, मैंने हेल्प करके भी क्या हुआ, जो वही का वही हूँ मैं। अगर मैं पैसा लेता तो कम से कम कुछ तो मेरी प्रॉपर्टी में लगा था या कुछ ना कुछ काम करते था।
जो कि आज लोग कर रहे हैं। कौन से ऐसे म्यूजिक नहीं, सिंगर नहीं कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं, मैं छोड़ के। आपके परिवार से, अभी आप इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना नाम सब कुछ कर रहे हैं, तो आपके परिवार से किसका सहयोग ज़्यादा है? डेफिनेटली मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरे माँ बाप का था ही पहले से, भाई बहन का है, मेरे पत्नी का है, मेरे बेटी का है, मेरे दोस्तों का है, जो जिगरी दोस्त हैं। दोस्त बड़े कमीने होते पर अनोखे नगीने होते। बस बहुत जल्दी मैं गाना लेके आ रहा हूँ, हमारे प्रोड्यूस करेंगे हमारे अभय कुमार जी, पी अभय कुमार जी जरूर। सर आपका नाम अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभी ये हुआ है, इसके बारे में आप बताओ, क्या कहाँ तक पहुँचा है? लिम्का ने गिनीज बुक गिनीज में, वर्ल्ड अनूप जी हमेशा बोलते रहते, अनूप जलोटा जी, वो उनका प्रेम है। क्योंकि मैंने काम इतना किया, 6,500 गाने मार्केट में बज रहे, उनको भी लगता है कि कुछ हाँ, वो तो होना चाहिए, हमारी भी इच्छा है। और जल्दी ये नाम हमको सुनने को आएगा न्यूज़पेपर में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और उसके पहले मैं चाहता हूँ पद्मश्री मिले। और भी अच्छा है। हाँ, और पद्मश्री मिले, फिर बजट भी बढ़े, नहीं तो पता पड़ा पद्मश्री में घर पे ही बैठा हूँ। ऐसा ना करें, क्योंकि जब बच्चन साहब का गाना किया था मैंने, तब मुझे 6 महीने काम ही नहीं था। अच्छा, लोगों को लगा अरे तो इतने बड़े महान कलाकार का गाना किए, तो लोग सोच रहे हैं इनको तो मैंने ऐसा होगा ना, हमारे दोस्तों को बोला भाई मैं वही हूँ, क्योंकि बजट तो बढ़ना नहीं है, तो काम मैं ही वही हूँ। तब जाके कई 6 महीने बाद काम शुरू हुआ। लोगों को लगा होगा कि सर आप महंगे हुए होगे। बच्चन साहब का गाना करने, बच्चन साहब का गाना करने के बाद आप गुजरात से अमिताभ बच्चन लेके आए। लेकिन एक बड़ा मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली कि बच्चन साहब के साथ गाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई मेरी लाइफ में, और बस उन्होंने भी उनके लिए बहुत अच्छी बात कही थी, है? हाँ बिल्कुल, अमिताभ बच्चन जी ने। तो ऐसा रहा सफ़र, बाकी तो वक्त पे छोड़ दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप आए हमारे प्रोग्राम में और अपने विचार सामने रखे, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसा ही प्यार, आशीर्वाद, बस यही हमारा तो बना ईश्वर के रहेगा। चरणों में प्रार्थना है। एंड ऑल द बेस्ट। हमारा तो हमेशा बना रहेगा, आप बाजू मत हटाइए हम आशीर्वाद देने के टाइम पे। लव टू ऑल, लव टू ऑल। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नए एपिसोड में एक नए मान्यवर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।